Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले हम सोनम वांगचुक को लेकर पिछले 17 सालों से जारी सबसे बड़े भ्रम को दूर करेंगे। सोनम वांगचुक को लेकर भारत के लोगों को अब तक यही बताया गया कि मशहूर फिल्म 3 इडियट्स उनके जीवन से ही प्रेरणा लेकर बनाई गई थी और आमिर खान ने इस फिल्म में सोनम वांगचुक की भूमिका निभाई थी। जबकि सच्चाई यह है कि इस फिल्म का सोनम वांगचुक से कोई लेना देना नहीं है और अब यह बात खुद आमिर खान ने कही है। इस फिल्म का नतीजा यह हुआ कि लोगों के दिमाग में सोनम वांगचुक की एक लार्जर देन लाइफ इमेज बन गई और भारत के ज़्यादातर लोग आज भी यही सोचते हैं कि सोनम वांगचुक एक गरीब परिवार से बहुत संघर्ष करते हुए आए हैं। वो IIT से पढ़े हैं और वो एक महान वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर बहुत सारे इनोवेशंस और पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं। इसलिए आज शुरुआत यहीं से करेंगे। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत की तरह अपने देश में भी वोटों का शुद्धिकरण यानी SIR कराने वाले हैं? ट्रंप ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में चीन ने अमेरिका के 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराकर उन्हें प्रभावित किया और ट्रंप को हराने की कोशिश की थी। अब ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में वोटर्स की नए सिरे से जांच हो और एक नई वोटर लिस्ट तैयार की जाए। और आखिर में आपको बताएंगे कि वो दिन अब दूर नहीं है जब आपकी जेब में रुपए के कागज वाले नोट नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट होंगे। आज हम सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं और ये सरप्राइज आपको ये बताएगा कि हमारे देश के लोगों के दिमाग पर सिनेमा का कितना ज्यादा असर पड़ता है। हम जो चीज फिल्म के बड़े पर्दे पर देख लेते हैं उसकी छाप हमारे दिमाग पर वर्षों तक रहती है। अब सुनिए वो सरप्राइज क्या है। वो सरप्राइज ये है कि आज से 17 साल पहले वर्ष 2009 में रिलीज हुई मशहूर फिल्म 3 इडियट्स में रांचो का किरदार सोनम वांगचुक से न तो प्रेरित है और ना ही उन पर आधारित है। यानी फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने रांचो का जो किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक की कहानी नहीं थी। उसका सोनम वांगचुक से कोई लेना देना नहीं है और हमारे देश के करोड़ों लोग और खास तौर पर युवा 17 साल से इसी भ्रम में जीते आ रहे हैं कि 3 इडियट्स में सोनम वांगचुक की ही कहानी दिखाई गई थी और इसीलिए हमारे देश के लोगों को सोनम वांगचुक इतने कूल लगने लगे। आमिर खान ने खुद ये स्पष्ट किया है कि जब वो 3 इडियट्स नाम की ये फिल्म बना रहे थे तब वो सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे और रांचो का किरदार सोनम वांगचुक पर नहीं बल्कि पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स करने वाले एक छात्र पर आधारित था। Thank you. It was a film that, of course, has had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that. Yes. I've seen it too. No, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers,
nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. But what do you have to say anything about this? Just from a factual point of view, I want to tell That's you it. that I neither. It's Raju never been nor- clarified before this. Yeah. You heard it. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि जो महिला सवाल पूछ रही थी उसने भी ये कहा कि हमारी पूरी पीढ़ी पर इस फिल्म का बड़ा गहरा असर हुआ है। और 2009 में 17 साल पहले जब ये थ्री इडियट्स नाम की फिल्म आई थी, इस फिल्म की कहानी और ख़ास तौर पर आमिर खान ने जो किरदार इसमें निभाया था रैंचो का, उस किरदार का हमारे देश में एक पूरी की पूरी पीढ़ी पर बहुत गहरा असर हुआ। और वो पीढ़ी ये सोचकर बड़ी हुई कि असल में आमिर खान को रैंचो के किरदार में जो वो देख रहे हैं वो सोनम वांगचुक की कहानी है। और जब से आमिर खान ने ये बात स्पष्ट की है तब से देश में बड़ी संख्या में युवा काफ़ी निराश हुए हैं, क्योंकि ये लोग इसी भ्रम में इतने साल तक जीते रहे कि सोनम वांगचुक ही थ्री इडियट्स के रैंचो हैं। सच्चाई ये है कि थ्री इडियट्स में आमिर खान बहुत कूल, हैंडसम और बोल्ड दिखते हैं। वो परंपराओं के खिलाफ बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले लेते हैं और हमारे देश की जनता यही सोचकर सोनम वांगचुक से भी प्रभावित होती चली गई। उन्हें लगा कि आमिर खान के रूप में हम सोनम वांगचुक को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भले ही सोनम वांगचुक पर यह फिल्म नहीं बनी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने जीवन में कई क्रांतिकारी काम किए हैं। और सोनम वांगचुक को असल में इस फिल्म में इस किरदार की कोई आवश्यकता नहीं। इस फिल्म के बिना भी वो अच्छा काम कर रहे थे, अभी भी शायद अच्छा ही काम कर रहे हैं। इसलिए सोनम वांगचुक से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये सिर्फ कुछ तथ्य हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सोनम वांगचुक ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। ये उपलब्धियां उनसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों के मन में सोनम वांगचुक की एक खास तरह की छवि जरूर बन गई थी, जो सच्चाई से बहुत दूर थी। वर्षों तक देश के सामने सोनम वांगचुक की एक बेहद सुनियोजित छवि पेश की गई। सोनम वांगचुक को थ्री इडियट्स के असली रैंचो के रूप में दिखाया गया, एक ऐसे गरीब लद्दाख के लड़के के तौर पर जिसने शून्य से शुरुआत की, व्यवस्था को चुनौती दी और आम लोगों के लिए लड़ने वाला एक क्रांतिकारी इनोवेटर बन गया। लेकिन ये कहानी वैसी नहीं है जैसी उस फिल्म में दिखाई गई है। सोनम वांगचुक को लेकर कई प्रकार के भ्रम पैदा हो गए जो इस सुनियोजित छवि के तहत ही बने थे, और बाद में उनकी ऐसी ही मार्केटिंग की गई, ऐसी ही ब्रांडिंग की गई, और इस देश के तमाम युवा उनके बारे में कुछ चीजें ऐसी मान बैठे जो असल में भ्रम थी। तो पहला भ्रम उनके बारे में यह है कि सोनम वांगचुक लद्दाख के एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा। असल में सोनम वांगचुक का जन्म एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार में हुआ। उनके पिता सोनम वांग्याल लेह से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे और बाद में 1975 में जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। अपने पिता के सत्ता में आने के बाद उनका परिवार श्रीनगर चला गया। इसलिए यह कहना कि सोनम वांगचुक बेहद गरीब और संघर्षों से जूझते हुए पहाड़ों से निकलकर आगे बढ़े, यह दावा गलत है। उनके पास शुरुआत से ही राजनीतिक पहुंच और प्रभाव दोनों थे। दूसरा भ्रम सोनम वांगचुक के बारे में यह है कि सोनम वांगचुक ने आईआईटी से पढ़ाई की है। तो सच्चाई यह है कि उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने वर्ष 1987 में श्रीनगर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। आजकल इस कॉलेज को एनआईटी श्रीनगर कहते हैं, और क्योंकि फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया था, आईआईटी का कैंपस दिखाया गया था, तो लोगों ने अपने आप ही ये सोच लिया कि सोनम वांगचुक आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तीसरा भ्रम उनके बारे में यह है कि सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हैं और बहुत बड़े इनोवेटर हैं। एक धारणा यह है कि सोनम वांगचुक ने ही लद्दाख में आइस स्तूपा जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की शुरुआत की थी, जबकि इसकी सच्चाई यह है कि 1980 के दशक में ही लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की खोज चेवांग नॉरफेल नाम के एक इंजीनियर ने की थी।
तब उन्होंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए थे और इसी वजह से उन्हें आइस मैन ऑफ लद्दाख कहा जाता है। बाद में सोनम वांगचुक ने उनसे ही प्रेरणा लेकर वर्ष 2013 में आइस स्तूपा जैसे नए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को डिजाइन किया। आपको याद होगा फिल्म 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू या कह लीजिए रैंचो को एक महान आविष्कारक बताकर यह दावा किया गया था कि उनके पास 400 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। और फिर आम जनता यह सोचने लगी कि सोनम वांगचुक असल में वही महान वैज्ञानिक हैं और इनोवेटर हैं और उनके नाम पर भी बहुत सारे पेटेंट्स हैं, क्योंकि फिल्म में ऐसा दिखाया गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि सोनम वांगचुक के पास एक भी पेटेंट उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। पेटेंट किसी नए आविष्कार पर सरकार की तरफ से मिलने वाला एक कानूनी हक होता है, जो ये बताता है कि ये खोज आप ही ने की है। हाँ, ये जरूर है कि सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद हैं और उन्होंने काफी समाज सेवा की है। पर्यावरण के लिए उन्होंने काफी काम किया है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 संस्थाएं शुरू की। एक है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये 2 संस्थाएं उनकी हैं। हालांकि इन संस्थाओं ने विदेश से फंडिंग लेकर कानून का उल्लंघन किया था, जिसके बाद सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की इन दोनों संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। वैसे 3 इडियट्स की कहानी भले ही सोनम वांगचुक की असली जिंदगी से मेल ना खाती हो, लेकिन इस फिल्म में एक बात ऐसी है जो सोनम वांगचुक से बिल्कुल मिलती जुलती है। 3 इडियट्स का मुख्य किरदार अपना नाम और अपनी पहचान बदलकर किसी और की जिंदगी जीता है। पूरी फिल्म में जिसे लोग रैंचो समझते रहे, वो असल में फुनसुक वांगडू था। ठीक इसी तरह सोनम वांगचुक भी 3 इडियट्स के उस किरदार के नाम पर मुफ्त में पब्लिसिटी लेते रहे, जो वो असल जिंदगी में कभी थे ही नहीं। और देश की जनता को यह सच्चाई अब 17 वर्ष के बाद पता चली है। ये कुछ सच्चाइयां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे ये मत समझिएगा कि हम सोनम वांगचुक की जो उपलब्धियां हैं उन्हें कमतर करके बता रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने अपने जीवन में समाज के लिए कुछ किया नहीं, इस देश के लिए कुछ किया नहीं। ये तय करना देश के लोगों के ऊपर है। लेकिन फिल्म में जो कुछ दिखाया गया था और बहुत सारे करोड़ों लोगों को ये जो गलतफहमी हो गई थी कि सोनम वांगचुक असल में 3 इडियट्स के रैंचो हैं, ये हमने आज आपके सामने स्पष्ट किया है कि इन दोनों का कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और आमिर खान ने खुद ये बात कही है कि जब वो ये फिल्म बना रहे थे तब वो सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे। एक बात और आपके लिए समझने की है कि सोनम वांगचुक भी कुछ मंचों पर यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि ये उनकी कहानी नहीं है। लेकिन ये बात इस प्रकार से स्पष्ट की गई कि बहुत सारे लोगों ने इसे नजरअंदाज ही कर दिया, इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन उसके बाद से एक बड़ी सुनियोजित छवि सोनम वांगचुक की इस देश के सामने प्रस्तुत की गई कि वो एक बहुत बड़े अवार्ड विनिंग महान वैज्ञानिक हैं और देश के बड़े बड़े लोगों ने उन्हें पुरस्कार देने शुरू कर दिए। उन्हें बड़े बड़े आयोजनों में बुलाया गया और उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था और आज भी लिया जाता है। और फिर मैं आपको ये कह दूं कि सोनम वांगचुक को किसी फिल्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस फिल्म को लेकर उनके बारे में जो गलतफहमी चलती आ रही थी वो अब स्पष्ट हो गई है और वो स्पष्ट किया है खुद आमिर खान ने। अब जो विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसके बारे में आपको अपडेट बताते हैं। आज भूख हड़ताल के 20वें दिन डॉक्टर्स ने सोनम वांगचुक की जांच करके बताया है कि उनकी स्थिति इस समय ठीक है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि 20 दिन तक जिस व्यक्ति ने अनशन किया हो, खाना ना खाया हो, तो जाहिर है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो हिलने लगते हैं और शरीर में बहुत बड़ी कमजोरी आ जाती है। लेकिन डॉक्टर्स लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। शुरुआत में अभिजीत दीपके कहा करते थे कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और वो इसमें नेताओं को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। आजकल हर रोज विपक्षी पार्टियों के नेता यहां पर पहुंचते हैं और अभिजीत दीपके सफलता के एक मेडल की तरह कौन कौन नेता आया इसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता आ गया तो ये इस प्रोटेस्ट की सफलता है। आज इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा सोनम वांगचुक का हालचाल पूछने के लिए आए। पवन खेड़ा की तस्वीर आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का और कोई नेता नहीं आया, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं आई, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए
और राहुल गांधी भी नहीं आए, लेकिन पवन खेड़ा ज़रूर आए। पवन खेड़ा ने थोड़ा समय उनके साथ बिताया। पवन खेड़ा के अलावा एनसीपी की वरिष्ठ नेता और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले भी आज यहां पर आईं और उन्होंने भी सोनम वांगचुक का हालचाल पूछा और वहां पर मौजूद लोगों को अपना समर्थन दिया उन्होंने। इनके साथ साथ डीएमके के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी थोड़ी देर सोनम वांगचुक का हालचाल पूछा, उनके साथ हाथ मिलाया, देखिए आप, और अपना समर्थन दिया। और इसके अलावा हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी सोनम वांगचुक का हालचाल पूछने के लिए वहां पर आए हैं। उन्होंने भी वहां पर एक भाषण दिया और वहां मौजूद लोगों को अपना समर्थन भी उन्होंने दिया है। और जैसा मैंने आपको कहा, शुरू में ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये गैर राजनीतिक था, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट के जो आयोजक हैं वो नेताओं को खुद ही बुला रहे हैं जा जाकर, और जब नेता आते हैं तो वो इसका पूरा प्रचार करते हैं कि देखिए ये नेता आया, ये नेता आया, क्योंकि इसी से वो अपनी सफलता को अब आंक रहे हैं। अभिजीत दीपके से अब बार बार ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी उनका समर्थन करने के लिए अभी तक यहां क्यों नहीं आए, और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। तो इसके दो कारण हैं। पहला ये कि अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर खुलेआम राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां पहले कर चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा का भी वो मजाक उड़ा चुके हैं। आज मैं आपको अभिजीत दीपके का राहुल गांधी के बारे में एक पुराना पोस्ट दिखाता हूं। आप पूरी स्क्रीन पर आप देखिए, राहुल गांधी किसी जगह पर हैं, किसी शायद नाइट क्लब में हैं या किसी भी जगह पर हो सकते हैं, और वो अपने फोन से कुछ टाइप कर रहे हैं और अभिजीत दीपके ने लिखा, नथिंग रॉन्ग हियर, राहुल गांधी इज डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, ट्वीटिंग। ये उन्होंने लिखा था और ये पोस्ट राहुल गांधी भूले नहीं होंगे। राहुल गांधी को ये पोस्ट आज भी याद होगी। 3 मई 2012 को अभिजीत दीपके ने ये पोस्ट 3 मई 2022 को अभिजीत दीपके ने ये पोस्ट लिखी थी राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी जो हैं इस पोस्ट को अभी तक नहीं भूले होंगे। अब अभिजीत दीपके का जो राजनीतिक विचारधारा है वो शायद बदल गई। उस समय उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि राहुल गांधी की उन्हें आगे चलकर कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज हो सकता है कि अभिजीत दीपके भी ये सोचते हो कि अगर राहुल गांधी हमारे मंच पर आ जाएं तो हमारे प्रोटेस्ट को एक नया बल मिलेगा। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, जिस जेन जी और छात्र वर्ग को अभिजीत दीपके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए, राहुल गांधी भी उसी वर्ग को अपनी तरफ लाना चाहते हैं और वो भी पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन अभिजीत दीपके के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। वो चाहते हैं कि अगर मैं ये मुद्दा उठाऊं पेपर लीक का, छात्रों को अपने साथ जोड़ूं, तो ये मैं मेरी राजनीति के लिए करूंगा, ये मैं अभिजीत दीपके के लिए क्यों करूं। राहुल गांधी इससे पहले राजस्थान के कोटा में छात्रों के साथ एक बड़ा इवेंट कर चुके हैं पेपर लीक पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आज ही उन्होंने देहरादून में भी छात्रों के साथ एक और इवेंट किया है। देहरादून की तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। आपने एक बात नोट की होगी कि आजकल के विरोध प्रदर्शन एक प्रकार के इवेंट की तरह बन गए हैं और इनमें असली कार्यकर्ता और जनता कम दिखती है और इवेंट मैनेजमेंट करने वाली एजेंसियों के लोग ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। अब आजकल इनकी शूटिंग होती है, इनके वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर रील्स बनाई जाती हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया तक सीमित हो गया है। 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी अब संसद तक एक बड़ा मार्च निकालने वाली है और उस दिन यह पता चलेगा कि जो समर्थन इस प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया पर मिल रहा है, इंस्टाग्राम पर मिल रहा है, वो समर्थन सड़कों पर मिलेगा या नहीं। अभी तक आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर तो लाखों करोड़ों लोगों ने फॉलो कर लिया था इस पार्टी को, लेकिन जब इन्होंने जंतर मंतर पर लोगों को बुलाया तो मुश्किल से कुछ हजार लोग, 150 करोड़ के देश में कुछ हजार लोग यहां पर पहुंचे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रोटेस्ट में दिन में 300 से 400 लोगों से ज्यादा यहां लोग नहीं आते। अब यह देखना है कि 20 तारीख को जब संसद भवन की तरफ ये लोग अपना मार्च निकालेंगे, उस दिन कितने लोग आते हैं, उस दिन कितने युवा, कितने जेन-ज़ी के छात्र यहां पर आते हैं, कितने उनके परिवार आते हैं। उससे यह पता चलेगा कि इस प्रोटेस्ट को भारत की जनता, भारत का मिडिल क्लास
भारत के छात्र अपना कितना समर्थन दे रहे हैं या फिर वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दूर बैठे घर से अपना समर्थन दे रहे हैं। अब इसके बारे में एक और बात हम आपको कहना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर गए थे और उन्होंने मांग की थी कि सोनम वांगचुक को भारत का नया शिक्षा मंत्री बनाया जाए, ये उन्होंने मांग की थी। आज हम अरविंद केजरीवाल को एक सुझाव देना चाहते हैं कि अगर सोनम वांगचुक को भारत का शिक्षा मंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो केजरीवाल उन्हें पंजाब का शिक्षा मंत्री तो बना ही सकते हैं। यह काम केजरीवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल चाहें तो आज ही इसी वक्त वो सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री नियुक्त कर सकते हैं और तब सोनम वांगचुक शिक्षा को लेकर पंजाब में क्रांतिकारी काम कर सकते हैं। जो सारी चीजें वो भारत में करना चाहते थे उसे एक पंजाब का एक छोटा प्रोजेक्ट मानकर सबसे पहले उन सारी योजनाओं को पंजाब में लागू कर सकते हैं और पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय कैसे चलना चाहिए। और अगर ये ठीक रहा तो बाद में देश की दूसरी सरकारें भी इसी मॉडल को फॉलो कर सकती हैं। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी से हमारा सुझाव उन्हें यही रहेगा कि उन्हें सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री तुरंत बना देना चाहिए। इस काम के लिए उन्हें किसी का परमिशन किसी की लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चाहें तो अभी 1 मिनट में ये घोषणा कर सकते हैं कि पंजाब के नए शिक्षा मंत्री हैं सोनम वांगचुक। और हमारे देश की जो जनता है, ख़ास तौर पर जो कॉकरोच पार्टी के जो समर्थक हैं, उन्हें ये मांग अरविंद केजरीवाल के सामने रखनी चाहिए कि वो पंजाब का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को क्यों नहीं बना रहे। अब देखिए, भारत के आंदोलनों में एक नया पैटर्न दिख रहा है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज अचानक से हमारे देश में होने वाले प्रोटेस्ट के समर्थन में आ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फिर उनके समर्थन में पोस्ट करने लगते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर भी आपने देखा होगा कि अचानक पिछले कुछ दिनों में इसके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं और बड़ी संख्या में जो एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, वो अब अपने वीडियोस डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2021 में याद कीजिए, किसान आंदोलन के समय में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था। तब अमेरिका की बड़ी मशहूर पॉप स्टार रियाना और बड़े मशहूर कॉमेडियन हसन मिनाज जैसी कई सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट किए थे। और भी कई ऐसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए अचानक से पोस्ट करने शुरू कर दिए थे। और ये वो लोग हैं जो एक पोस्ट का करोड़ों रुपया लेते हैं। एक सर्वे किया गया जिसमें पता लगा कि भारत में 69% लोग जानकारी के लिए इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं और 63% लोग नए प्रोडक्ट्स ढूंढते समय उन्हीं से प्रभावित हो जाते हैं। हमारे देश में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उद्योग वर्ष 2025 में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का था और 2027 तक ये 5,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी हर साल लगातार बढ़ रहा है। जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी मोबाइल फोन, कपड़े या गाड़ी का प्रचार करता है तो उसका असर आपकी खरीदारी पर दिखाई देता है, आपकी चॉइस पर दिखाई देता है। लेकिन जब वही इन्फ्लुएंसर्स देश विरोधी आंदोलनों, सरकार की नीतियों या देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय देने लगते हैं तो उसका असर सिर्फ आपकी खरीदारी पर नहीं बल्कि आपकी सोच पर भी पड़ता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज इस तरह के आंदोलन का वैचारिक समर्थन कर रहे हैं या फिर ये भी किसी डील के बाद इस तरह का पोस्ट करते हैं? इसके पीछे कोई डील है या सिर्फ वैचारिक समर्थन है, ये जांच का विषय है। तो भारत की राजनीति के बाद अब बात करते हैं अमेरिका की राजनीति की। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत की ही तरह अपने देश में वोटों का शुद्धिकरण यानी SIR कराने वाले हैं? ट्रंप ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में चीन ने अमेरिका के 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराकर उन्हें प्रभावित किया और ट्रंप को चुनाव में हराने की कोशिश की। अगर ये सच है तो अमेरिका के इतिहास में आज तक वोटर्स के डेटा की इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई।
वर्ष 2020 में अमेरिका में लगभग 22 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स थे, यानी लगभग सभी वोटर्स का डेटा चोरी हो गया था अगर ट्रंप की ये बात सही है तो। ट्रंप इससे पहले भी चीन पर अमेरिका के चुनाव में दखल देने के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए। उन्होंने कुछ सीक्रेट दस्तावेज अब सार्वजनिक कर दिए हैं जिन्हें वो चुनाव में चीन की दखलंदाजी का सबूत बता रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के वोटर्स का ऐसा डेटा चोरी हुआ जो चुनाव में प्रभाव डालने और वोटर्स का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने में इस्तेमाल हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि चीन ने वर्ष 2020 के चुनाव में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ट्रंप वर्ष 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे और तब जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने थे। हालांकि वर्ष 2021 में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह बताया था कि 2020 के चुनाव में कोई दूसरा देश चुनाव के नतीजों को बदल नहीं पाया था। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के पास मौजूद अमेरिका के वोटर्स का डेटा सीक्रेट नहीं था और इस तरह के डेटा से वोट बदले भी नहीं जा सकते। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सुरक्षित नहीं है और वहां 2,78,000 लोग ऐसे मिले जो अमेरिका के नागरिक ही नहीं हैं, लेकिन उनका नाम भी वोटर लिस्ट में था। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में दो बड़े टीवी नेटवर्क्स, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी एबीसी और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी एनबीसी के साथ साथ सीएनएन ने भी ट्रंप का यह भाषण अपने मुख्य प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिन मीडिया नेटवर्क्स ने उनका भाषण नहीं दिखाया, उनके ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को वो रद्द करना चाहते हैं। उनके ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए। First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling. ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया है कि CIA और FBI सहित अमेरिका की दूसरी खुफिया एजेंसियों को भी इस वोट चोरी की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद इसे अमेरिका की संसद और जनता से छिपाया गया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक चीन के वोट चोरी के आरोपों को साबित करने के लिए ट्रंप के पास अब भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है और वो सिर्फ अंदाजे पर आधारित ये बात कर रहे हैं। ट्रंप के आरोपों के बारे में आज चीन ने जवाब दिया है कि उसने कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखल नहीं दिया और ना ही वो कभी आगे ऐसा करेगा। यानी चीन ने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया है। ट्रंप के इन आरोपों का असर अमेरिका और चीन के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रिश्ते धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। ट्रंप अभी चीन के दौरे पर भी गए थे, लेकिन ट्रंप का ये नया बयान फिर से दोनों देशों के रिश्तों में एक नया विवाद शुरू कर सकता है। लगभग 2 महीने पहले ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार चीन की स्टेट विजिट पर थे। तब दोनों देशों ने आपस में तनाव को कम करने का वादा किया था। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और चीन के बीच अब सारे विवाद धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप ने सीधे सीधे सबूतों के साथ चीन पर यह नया हमला कर दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि ट्रंप अमेरिका में वोटों का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। यानी जैसे हमारे देश में SIR चल रहा है, वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, कौन असली वोटर है, कौन नकली वोटर है, अब ऐसा ही कुछ ट्रंप अमेरिका में करना चाहते हैं। अब ट्रंप
चुनाव के नियमों को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी रिपब्लिकन पार्टी एक नया कानून बनाना चाहती है। इसके बाद अमेरिका में नए वोटर के रजिस्ट्रेशन और वोट डालने के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएंगे। अब नए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन के समय बर्थ सर्टिफिकेट या दूसरे दस्तावेज देकर यह साबित करना होगा कि वो अमेरिका के नागरिक हैं। और ट्रंप ये भी चाहते हैं कि अमेरिका में अब वोटर्स की नए सिरे से जांच भी हो और एक नई वोटर लिस्ट तैयार की जाए। आपको याद होगा, भारत में भी विपक्षी दलों के जो नेता SIR पर सवाल खड़े करते रहते हैं, उन्हें अब यह समझना चाहिए कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद भी वहां पर कुछ SIR जैसा करना चाहते हैं, ताकि वोटर लिस्ट जो है उसकी जांच की जाए और दोबारा से एक नई और सही वोटर लिस्ट तैयार हो, ताकि दूसरे देश उनके चुनावों में कोई दखल अंदाजी ना कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक और बड़ी दिलचस्प खबर हमारे पास आई है, और वो ये कि उनके टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर ने ट्रंप के ही भाषणों पर सट्टा लगाकर लगभग 85 लाख रुपए कमा लिए। अब ट्रंप ने इस ऑपरेटर को नौकरी से निकाल दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप के इस टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर ने यह सट्टेबाजी की कैसे। दरअसल टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसकी मदद से कोई भी एंकर या नेता कैमरे की तरफ देखते हुए अपना भाषण या अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्या, ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, सभी न्यूज़ चैनल्स के स्टूडियोज़ में इस तरह का टेलीप्रॉम्प्टर कैमरे पर लगा होता है। और जब कोई भी न्यूज़ एंकर, कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करता है, तो इस दौरान उसे कागज़ रखने की या कागज़ में देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूरा भाषण या पूरा जो मटेरियल होता है वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर पहले से ही फीड कर दिया जाता है। और जैसे जैसे वो नेता बात करता है भाषण, वैसे वैसे टेलीप्रॉम्प्टर पर वो सारा टेक्स्ट, वो भाषण आता चला जाता है। इस टेलीप्रॉम्प्टर को चलाने के लिए एक ऑपरेटर होता है जिसे हम टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर कहते हैं। तो जब भी कोई भी नेता, कोई भी न्यूज़ एंकर जब टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करता है, तो इसे ऑपरेट करने के लिए पीछे एक ऑपरेटर बैठा होता है, और वो ऑपरेटर धीरे 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 भाषण का जो हिस्सा है उसको आगे चलता रहता है, और जो नेता है वो उस भाषण को पढ़ता चला जाता है। इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर में ऑपरेटर जो है वो बड़ा आवश्यक होता है। ट्रंप के इस ऑपरेटर का नाम है गैब्रियल पेरेज, जो वर्ष 2016 से ही व्हाइट हाउस में काम कर रहा था, यानी बहुत पुराना कर्मचारी है व्हाइट हाउस का। इस ऑपरेटर को ट्रंप के हर एक स्पीच की कॉपी पहले से ही मिल जाती थी, क्योंकि इसे वो भाषण पहले टेलीप्रॉम्प्टर में फीड करना होता था। यानी इस ऑपरेटर को ट्रंप के भाषणों से पहले ही ये पता चल जाता था कि किस मुद्दे पर आज ट्रंप क्या बोलने वाले हैं, और इसने इसी जानकारी का फायदा उठाया। तो मैं आपको थोड़ा इसका टेक्निकल पॉइंट बता देता हूं कि जब टेलीप्रॉम्प्टर में कोई चीज फीड करनी होती है, तो उस ऑपरेटर के पास वो पूरा टेक्स्ट यानी भाषण की पूरी कॉपी वो उसके पास आ जाती है, फिर वो उसे टेलीप्रॉम्प्टर में फीड करता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप भाषण में क्या बोलने वाले हैं, ये सबसे पहले उस ऑपरेटर को पता चल जाता है। अमेरिका में काइल्शी नाम का एक बैटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और राजनीति की भविष्यवाणी करते हैं और फिर इस पर सट्टा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लोग इस बात पर दांव लगा सकते हैं कि ट्रंप अपने भाषण में कौन सा खास शब्द बोलने वाले हैं, कौन सा खास फ्रेज बोलने वाले हैं, और अगर कोई बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं तब तो बहुत ही पैसा कमाया जा सकता है। इसे मेंशन मार्केट्स कहा जाता है। जैसे क्या ट्रंप चीन पर आज कुछ बोलने वाले हैं, या क्या ट्रंप के भाषण में आज टैरिफ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, या क्या उनके भाषण में बिटकॉइन का जिक्र किया जाएगा। अगर पहले से भाषण पता हो तो कोई भी बड़ी आसानी से इस पर सट्टा लगा भी सकता है और जीत भी सकता है। और ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर इसी प्रकार से पैसे लगा रहा था और जीत रहा था। बैटिंग प्लेटफॉर्म के सिस्टम ने देखा कि एक खास अकाउंट हर बार ट्रंप के भाषण से ठीक पहले बिल्कुल सही दांव लगा रहा था, बिल्कुल सही बेट लगा रहा था। जब उस अकाउंट की जांच शुरू की गई तो पता चला कि ये जो अकाउंट है ये तो राष्ट्रपति ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर का ही है। इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए
टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर ने जो भी पैसा कमाया है उसे अब फ्रीज कर दिया गया है और व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। Obviously, I'm aware of the report. The president is too. I spoke with him about it. He believes it's deeply unfortunate and frankly a disgrace. And the individual that was cited in that report is complying with the CFTC but has been put on paid administrative leave. So there will be a teleprompter operator tonight, of course, but it will not be the one, unfortunately, in that story. Well, the White House has extremely strict ethical guidelines with respect to issues like this. And as I just told you, this individual will no longer be here. He'll be on paid administrative leave. I'm sorry, without pay. The administrative leave is unpaid, to be very clear. That was a decision by the president. अब ये जांच चल रही है कि ट्रंप की टीम में और कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो कोई ना कोई भ्रष्टाचार में शामिल हों। अमेरिका में इस साल ये दूसरा हाई प्रोफाइल मामला है जब संवेदनशील जानकारी लीक करके सट्टा लगाया जा रहा था। आपको याद होगा, इससे पहले 38 साल के एक अमेरिकी सैनिक ने वेनेजुएला में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर सट्टा लगाकर लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए कमा लिए थे। और क्योंकि ये उस कोर टीम में शामिल था, ये सैनिक, ये मिलिट्री अधिकारी था जिसे पहले से ही ये पता था कि अमेरिका की सेना वेनेजुएला में कब ये ऑपरेशन चलाने वाली है और किस दिन उनके राष्ट्रपति को वहां से उठाने वाली है। इसीलिए उसने इस जानकारी का इस्तेमाल किया, सट्टा लगा दिया और पैसा कमा लिया। अब उस पर भी अमेरिका में एक मुकदमा चल रहा है। तो देखिए, आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बड़े संवेदनशील फैसले लिए जाते हैं, बड़े बड़े नेता जो उन फैसलों को लेते हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो कई बार इस जानकारी को लीक कर देते हैं, कई बार इस जानकारी का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जब लोग इसके ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अब ईरान युद्ध को लेकर हमारे पास आपके लिए एक बड़ी खबर है और वो ये कि पूरी दुनिया में अब तेल और गैस की सप्लाई का एक नया संकट पैदा हो सकता है। अभी तक तो आप हॉर्मुज के रास्ते के बंद होने से परेशान थे, पर अब एक और रास्ता है, वो भी बंद होने वाला है। ईरान ने रेड सी में मौजूद बाब-एल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। ईरान ने यमन के हूथी विद्रोहियों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो हूथियों को इस समुद्री रास्ते को बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हूथी विद्रोहियों ने इस रास्ते के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं और ईरान के आदेश का वो इंतजार कर रहे हैं। यानी ये रास्ता किसी भी समय बंद हो सकता है। जैसे ही ईरान इशारा करेगा वैसे ही हूथी इस रास्ते को भी बंद कर देंगे। लगभग 139 दिनों से हॉर्मुज का रास्ता बंद है और ऐसे में अगर रेड सी का ये समुद्री रास्ता भी बंद हो गया तो इसके जरिए होने वाला 12 से 15% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दुनिया में लगभग 8 से 12% कच्चे तेल और 8% LNG की सप्लाई यहीं से होती है जो रुक जाएगी। यानी हॉर्मुज के बंद होने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा तेल संकट हो सकता है। इसी हफ्ते सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच लगभग 4 साल से जारी युद्ध विराम भी टूट चुका है। सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सना एयरपोर्ट पर अभी हमला किया था। इसके जवाब में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर अपनी मिसाइल्स दागी थी, तो उनके बीच भी ये लड़ाई शुरू हो गई है। अब देखिए कि अगर रेड सी का रास्ता बंद हो गया तो कैसे ये सब के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। पश्चिम एशिया से तेल और गैस लाने के 2 ही रास्ते हैं। पहला है हॉर्मुज का रास्ता जो अब बंद हो चुका है क्योंकि ईरान और अमेरिका इस पर लड़ रहे हैं, और दूसरा है रेड सी में मौजूद बाब-एल मंदेब स्ट्रेट का रास्ता। रेड सी और अरब सागर को बाब-एल मंदेब स्ट्रेट आपस में जोड़ता है और ये बिल्कुल हॉर्मुज के जैसा है। इस रास्ते के एक हिस्से से सुएज कैनाल के जरिए यूरोप जा सकते हैं और दूसरे हिस्से से हिंद महासागर के जरिए एशियाई देशों तक पहुंचा जा सकता है। और अगर ये समुद्री रास्ता बंद हो गया तो सुएज कैनाल से कोई भी सामान एशिया में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच कारोबार का ये सबसे तेज समुद्री मार्ग है। इस नक्शे में आप देख पाएंगे कि रेड सी में यमन के आसपास जिस जगह पर यह रास्ता है उस इलाके में हूती विद्रोहियों का ही कब्जा है और वो बेहद आसानी से इस समुद्री रास्ते पर हमला कर सकते हैं। अब अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो सऊदी अरब को एशियाई देशों को तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए पहले सुएज कैनाल
को पार करना होगा और ये बहुत लंबा रास्ता है। फिर पूरा अफ्रीका घूमकर द केप ऑफ गुड होप के रास्ते से गुजरना होगा और इसकी वजह से समय बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और खर्चा भी बढ़ जाएगा। और जब खर्चा बढ़ेगा तो फिर ये सारा सामान, चाहे LNG हो, चाहे कच्चा तेल हो, इसके दाम भी बढ़ जाएंगे। इसके दाम बढ़ेंगे तो उन सारे देशों में आम जनता के लिए भी इसके दाम बढ़ जाएंगे और फिर सब जगह महंगाई आएगी। हूती विद्रोही सऊदी अरब के पड़ोसी देश यमन में रहते हैं। ये हमास और हिजबुल्लाह की तरह इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जबकि ईरान इनका सबसे बड़ा दोस्त और समर्थक है। ईरान इन्हें समर्थन देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है और आज ये वही करेंगे जो ईरान कहेगा। हूती विद्रोही कितने ताकतवर हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो युद्ध उन्होंने इससे पहले लड़े हैं, उन युद्धों में इन्होंने अपने दुश्मनों का क्या हाल किया है जरा देखिए। वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक यानी 7 साल तक यमन में गृह युद्ध चला और इस दौरान सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी के 9 देशों ने मिलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया। लेकिन 7 वर्षों तक चले इस ऑपरेशन के बावजूद खाड़ी के ये 9 देश मिलकर भी हूती विद्रोहियों को यमन से बेदखल नहीं कर पाए और आखिरकार उन्हें समझौता करना पड़ा। वर्ष 2024 में रेड सी से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर हूती विद्रोहियों ने 150 से ज्यादा हमले किए थे। यानी इसी रेड सी पर वो पहले भी हमले कर चुके हैं और इसकी वजह से सुएज कैनाल से व्यापार बहुत प्रभावित हुआ और इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हूती विद्रोही के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन वो हूती विद्रोहियों को यमन से वो भी नहीं भगा पाए। पिछले साल मार्च में अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए थे। लगभग 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स और 5 आधुनिक ड्रोन्स नष्ट हो गए। लेकिन इस ऑपरेशन पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका हूती विद्रोहियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया और आखिरकार अमेरिका ने उनके साथ समझौता करके अपना ये ऑपरेशन बंद कर दिया। इन लड़ाइयों से पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल सहित खाड़ी के 9 देश भी मिलकर हूती विद्रोहियों का सफाया नहीं कर पाए। इतनी ताकत है इनके पास। 28 मार्च को इजराइल पर हूतीज ने एक हमला किया था और इससे हूतीज की मिसाइल की जो ताकत है उसका पता चलता है, क्योंकि उन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर दूर से ही इजराइल पर यह मिसाइल हमले किए थे। हूती विद्रोहियों के पास इस समय आधुनिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। एक और अनुमान के मुताबिक इनके संगठन में लगभग 2 लाख फाइटर्स हैं। हूती विद्रोहियों ने खुद को किसी देश की आर्मी की तरह संगठित किया है और वो अपनी खुद की मिलिट्री परेड भी निकालते हैं, यानी एक प्रकार की आर्मी है। एक अनुमान के मुताबिक इनके पास 100 से लेकर 300 तक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 50 से लेकर 150 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जबकि 50 से लेकर 100 क्रूज मिसाइल्स भी इनके पास हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा एंटी शिप मिसाइल्स इनके पास हैं जिनसे किसी भी समुद्री जहाज पर बड़ा हमला किया जा सकता है। हूती विद्रोहियों को ज्यादातर हथियार ईरान से मिलते हैं। इसके अलावा तस्करी के जरिए भी इन्हें रशिया, चीन और उत्तर कोरिया से हथियार मिले हैं। इसलिए इनके पास कितने हथियार हैं इसका सटीक अनुमान किसी के पास नहीं है। लेकिन आज हूती विद्रोहियों के पास जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं उनसे वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ये सब उनकी रेंज में है। हूती विद्रोहियों की कमाई मुख्य तौर पर उनके नियंत्रण वाले इलाकों में टैक्स और जबरन वसूली से होती है। वो यमन के बंदरगाहों पर आने वाले सामानों से भारी टैक्स वसूलते हैं। इसके अलावा उन्हें ईरान जैसे देशों से भी बहुत पैसा मिलता है। इस पैसे से ही वो हथियार खरीदते हैं और अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। तो अगर हूती विद्रोहियों ने रेड सी पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया, रेड सी वाले रास्ते पर, तो ये दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी जेब में पहले जो कागज के करेंसी नोट रखा करते थे वो अगर प्लास्टिक के नोट्स में बदल जाएं तो कैसा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि प्लास्टिक के नोट्स आपके पहले फट जाते थे, कट जाते थे, बारिश में भीग जाते थे, बहुत संभाल कर रखने पड़ते थे। अब वो सब नहीं होगा, क्योंकि कागज के पुराने नोटों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है। अब वो दिन दूर नहीं है
जब आपकी जेब में रुपए के कागज वाले नोट नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट्स होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भारतीय नोटों के लिए, करेंसी नोट के लिए प्लास्टिक शीट बनाने और सप्लाई करने के लिए आज एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है। पिछले महीने आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि आरबीआई प्लास्टिक नोट्स के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। प्लास्टिक नोट्स, जिसे हम पॉलीमर नोट्स भी कहते हैं, कब से शुरू हो जाएंगे, ये कौन कौन सी करेंसी के नोट्स होंगे, इसे लेकर अभी आरबीआई ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। ये नोट्स खास तरह के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। सामान्य कागज के नोटों की तुलना में ये कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये वाटरप्रूफ होते हैं, जल्दी फटते या घिसते नहीं हैं, इसलिए ये लंबे समय तक चल सकते हैं। आरबीआई को हर साल करोड़ों की संख्या में कटे फटे और खराब नोट्स को नष्ट करना पड़ता है। वर्ष 2023 और 24 में आरबीआई ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खराब नोट्स को नष्ट किया था, क्योंकि ये नोट चलने लायक नहीं थे। आरबीआई को नष्ट किए गए नोट्स की जगह फिर से नए नोट छापने पड़ते हैं और इस पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होता है। अब अगर प्लास्टिक के नोट आते हैं बाजार में तो आरबीआई का हर साल नए नोट की छपाई पर होने वाला यह खर्चा कम हो जाएगा। ये नोट छूने और दिखने में काफी हद तक सामान्य कागज के नोटों जैसे ही होंगे। दुनिया में पहली बार वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने प्लास्टिक के नोट शुरू किए थे और आज कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर सहित दुनिया के लगभग 45 देशों में प्लास्टिक के करेंसी नोट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आपके लिए भी एक अच्छी खबर है। अभी तक हमारे पास जेब में जो रुपए का कागज़ वाला नोट होता था उसे बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था, बारिश में भीग ना जाए, कभी फट ना जाए और बहुत सारी समस्याएं होती थीं। अगर प्लास्टिक का नोट आ गया तो उससे ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, सारी समस्याएं। और ये भी हो सकता है कि जो नकली नोट छप रहे हैं अभी, हो सकता है उसमें भी इससे कमी आ जाए। जब करेंसी की बात हुई रही है तो इसके बारे में आपको एक पुराना दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सा बताते हैं। आज से लगभग 700 वर्ष पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी करेंसी में एक बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश की थी। उन्होंने चांदी के महंगे सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के सिक्के बाजार में चलाने का फैसला किया। इसके लिए चांदी के सिक्कों का मूल्य तांबे और पीतल के सिक्कों के बराबर कर दिया गया। लेकिन तब लोगों ने अपने घर पर ही तांबे और पीतल के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने लगा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा था और उनका यह प्रयोग इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक नाकामियों में गिना जाता है। और इसी प्रकार के जो फैसले हैं जो वो रातों रात ले लिया करते थे, इन्हीं की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह यानी मैड मोनार्क भी कहा जाता है। यूरोप को पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दुनिया की पहली पेपर करेंसी की शुरुआत यूरोप में नहीं बल्कि चीन में हुई थी। यूरोप में पेपर करेंसी की शुरुआत 17वीं सदी में हुई, लेकिन चीन ने इससे लगभग 600 वर्ष पहले ही यानी 11वीं सदी में ही दुनिया की पहली पेपर करेंसी जारी कर दी थी। और सोंग राजवंश के दौरान पहली बार कागज के ये नोट चीन में आए थे। नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो अब आपको ट्रेन में आने वाली नई टेक्नोलॉजी बताते हैं। अब हम भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन क्रांति को डिकोड करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है। यह हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत तक लगभग 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी और इसका नाम है नमो ग्रीन रेल। भारत के हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोचेज हैं इस ट्रेन के अंदर, जबकि दुनिया में अभी जो भी हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं उनमें सिर्फ 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। इस ट्रेन में एक बार में 2600 यात्री सफर कर सकते हैं, 2600 यात्री, और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि यह ट्रेन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, भारत में बनी है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बहुत कम चंद देश ही ऐसे हैं जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। दुनिया में
हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। तो इस ट्रेन को एक स्टेशन पर हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों हाइड्रोजन ट्रेन्स को ग्रीन और क्लीन एनर्जी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन भारत में पहली बार चल रही है, इसके क्या फायदे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। Keeping your money safe is important, but money was never meant to stop there. PNB Triumph brings savings, demat and trading together in one integrated account, helping your money move beyond saving and towards growth. Don't let your money get comfortable. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, JK टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर, और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, पर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है।
ब्रेक से पहले हम आपको हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बता रहे थे। तो ये हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से शुरू हुई है और जींद में ही हाइड्रोजन ट्रेन के लिए देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है। आपने अब तक ट्रेनों को डीजल या बिजली से चलते देखा होगा, लेकिन ये ट्रेन हाइड्रोजन गैस से चलती है। हाइड्रोजन ट्रेन को ऐसे समझिए जैसे ट्रेन के अंदर ही एक छोटा सा बिजली घर लगा दिया गया हो। इसमें हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाई जाती है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। इसलिए इससे धुआं नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है। डीजल इंजन की तरह ये प्रदूषण नहीं फैलाती और इससे शोर भी बहुत कम होता है और इस तरह से ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। इस ट्रेन का रंग आसमानी नीला और सफ़ेद रखा गया है क्योंकि नीला रंग क्लीन एनर्जी, पानी और साफ आसमान का प्रतीक होता है, जबकि सफ़ेद रंग स्वच्छता को दिखाता है। हमारे देश में प्रदूषण कम करने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक ट्रेनों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बिजली के तार बिछाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन इलाकों में डीजल इंजन की जगह हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा सकती है। अब रेलवे दूसरे रूट्स पर भी इसी प्रकार की हाइड्रोजन ट्रेन चला सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन अभी दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी है और पहली बार वर्ष 2018 में ही जर्मनी में हाइड्रोजन यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई थी। इस समय अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ चुनिंदा देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं, लेकिन जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा है, भारत ने अभी तक की सबसे शक्तिशाली और तेज हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है, जिसमें इतने ज़्यादा लोग एक साथ जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर, JK टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा KYC भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर KYC में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग, लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो KYC, आधार OTP, eKYC से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। और आखिर में आपको बता देते हैं कि हमारे आज के इस एपिसोड को कितने व्यूज़ मिले हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ बाईं ओर 6.9 मिलियन व्यूज़, यानी 69 लाख व्यूज़ आज डिकोड के इस एपिसोड को अभी तक मिल चुके हैं और ये हमारे लाइव व्यूज़ हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार और आपका विश्वास हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, यही कामना करते हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और ख़ास मौक़ों के लिए कपड़े और जूते रखना बंद करिए। जब भी मन करे उन्हें पहन लीजिए, क्योंकि आज के समय में जीवित रहना ही किसी खास मौके से कम नहीं है। नमस्कार। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। ओम नमः शिवाय। सनातन कहता है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से
शिव की अनुभूति शुरू होती है। मेरा महादेव हम लोग को साक्षात स्वर्ग में लेके गया।